Hello guys, now we are going to read the 12th chapter of class 5th. The chapter name is Agriculture. Guys, this is from SST book. So now let's begin. जैसा कि आप देख रहे हैं कि चैप्टर का नाम एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर क्या होता है वैसे तो आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। एग्रीकल्चर खेती से रिलेटेड जो काम होता है, जो वर्क होता है, उसे हम एग्रीकल्चर मतलब खेती को ही बोलते हैं। चलिए तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए, इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं आधे से ज़्यादा पीपल का मेन ऑक्यूपेशन खेती ही है। तो रूरल इंडिया में जो भी लोग रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन खेती है। और एग्रीकल्चर डिपेंड करता है किसी भी जगह की क्लाइमेट कंडीशन पे। वहाँ की क्लाइमेट कंडीशंस क्या है, तो वहाँ पे किस तरह की फसल उगाई जा सकती है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। देखिए, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कृषि के लिए बहुत ही बढ़िया है, आप कह सकते हैं बहुत ही उपयुक्त है। और खेती की बात करें तो खेती से जो हम रॉ मटेरियल निकालते हैं, जो उगाते हैं, उनका यूज़ करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में। तो ये कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जिनमें आप जान सकते हैं, जैसे कि पल्सेस हैं, दाल, शुगर केन गन्ना है, टी चाय जूट, ठीक है, मिलेट, और इसके अलावा भी बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं, उनके बारे में अभी हम आगे समझेंगे। और इंडिया की लगभग 2/3 पॉपुलेशन इंगेज्ड है पूरी तरह से खेती में। वो खेती पर ही निर्भर करती है या फिर खेती से रिलेटेड जॉब करती है, मतलब खेती से रिलेटेड जुड़े हुए वर्क करती है। देखिए, खेती करने के लिए कुछ प्रोसेस होता है। फसल ज़मीन से उगाने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जिसमें क्या है कि सबसे पहले तो जो मिट्टी की ऊपरी लेयर है उसको प्लो करना पड़ता है। इतनी जो मिट्टी की ऊपरी परत है उसको अंदर वाली परत के साथ अच्छे से मिक्सअप करना होता है। इसके लिए खेत को जोतना पड़ता है, ठीक है। जब खेत जुत जाता है तो उसमें फिर हम सीड्स मतलब स्कैटर करते हैं, बिखेर देते हैं, डाल देते हैं, जिससे फसल उगती है। और जो फार्मर्स हैं फिर उनको मतलब कल्टीवेट करते हैं, उसको पालते हैं, उसको बड़ा करते हैं। जब वो बड़ी हो जाती है फिर उसको काट लेते हैं। अच्छी फसल के लिए वो क्या करते हैं कि खेत में कुछ फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं, मतलब मिट्टी में कुछ फर्टिलाइजर, जिससे कि फसल अच्छी हो। तो अच्छी फसल पाने के लिए ये सब होता है। और सही भी है, ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाता है इससे, तो लोगों की जितनी डिमांड है उतना कंजप्शन जितना है उतना हो जाता है। तो इसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, टी कॉफ़ी और जितनी भी तरह की फसल है सभी उगाते हैं। देखिए, पहले खेती का जो तरीका होता था उसमें ह्यूमन इन्वॉल्व होते थे इस तरह से बैलों के सहारे, लेकिन आजकल ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को कम समय में फ्लो कर सकते हैं। उसके बाद हम खेत में मतलब बीज डालते हैं, जिससे फसल तैयार होती है, पानी लगाते हैं। एक पार्टिकुलर प्रोसेस होता है जिसको हमें फॉलो करना है। तो अगर जब हमने खेत में बीज डाल दिया, उसके बाद हमको पानी लगाना पड़ता है रेगुलर टाइम पे, मतलब फार्मर्स को पता होता है कि कब पानी लगाना है। और इंडिया के अंदर बात करें पानी लगाने की, तो देखिए फार्मर्स क्या होते थे, पहले रेन पे डिपेंड होते थे। वो क्या करते थे कि रेन, उन्हें मालूम होता था कि किस समय बारिश होने वाली है, मतलब किस समय बारिश का सीज़न होता है। तो लेकिन अब बारिश का समय तो फिक्स नहीं है, तो वो कभी भी हो सकती है। तो रेन मतलब आप कह सकते हैं कि तो फार्मर्स के लिए खेती करना पहले काफ़ी मुश्किल हो जाया करता था, लेकिन बाद में प्रोसेस थोड़ा सा बदला। और इरिगेशन सिस्टम, आप जानते हैं इरिगेशन में क्या होता है, जो पानी के जो सोर्सेस हैं उनको यूज़ किया जाता है खेती बाड़ी, मतलब बाहर से पानी लगाया जाता है, जैसे कि ट्यूबवेल से, ठीक है, कैनल्स, स्प्रिंकलर्स, ये सब यूज़ किए जाते हैं खेतों में सिंचाई के लिए। जब क्रॉप बड़ी हो जाती है, फार्मर्स को इकट्ठा करते हैं, मतलब कट करते हैं, फिर इकट्ठा करते हैं, फिर उसको प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। जिस प्रोसेस के लिए भेजते हैं उसको हार्वेस्टिंग है। मतलब ये जो प्रोसेस हमने की, सारा खेती बाड़ी उगाई, तो इस प्रोसेस को ही मतलब काटने तक का जो भी है हार्वेस्टिंग कहलाता है, ठीक है। ये हार्वेस्टिंग क्या है कि फार्मर्स क्या करते हैं, इसमें जो अनाज उन्होंने जो दाना निकाला है, मतलब उसको अलग करते हैं। जो छिलका होता है जो अनाज में, उसको अलग करते हैं उससे, ठीक है। उसको पहले बीट करते हैं, उसको ठोकते हैं, मतलब किसी चीज़ से मारते हैं, ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं, थ्रेश करते हैं। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, ये जो बीट करने की प्रोसेस है इसी को थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आजकल इन कामों के लिए मशीन्स का यूज़ किया जा रहा है, जिससे क्या है कि इंसान को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, मतलब मशीन ही सारा वर्क कर देती है।
इसके बाद थ्रेसिंग में क्या होता है, जो छिलका है वो ग्रेन से रिमूव हो जाता है, हट जाता है, ठीक है ना। और दूसरा जो प्रोसेस है विनोइंग, इसमें क्या होता है कि पहले किसान खुद ही इस प्रोसेस को करता था, अपनी फसल को बीटता, मतलब बीट करता सुखाने के बाद में, फिर उसको ऊंचाई से जब हवा चलती थी तो जैसे बरस आता था, जिससे क्या होता है जो हल्का छिलका होता है, मतलब हस्क जो है वो काफ़ी हल्का होता है, वो उड़ जाता था दूर, और ग्रेन उसमें थोड़ा वेटी होता है, उसमें वजन होता है, तो एक जगह इकट्ठा होने लगता था। फिर उसके बाद जो अनाज इन्होंने उगाया है, जो ग्रेन इनको ऑब्टेन हुआ है, जो मिला है, इसको ये बोरी में भरते थे, इकट्ठा करते थे, स्टोर करते थे, ठीक है, वुडन बॉक्स में ही भरते थे, और ज़रूरत पड़ने पर जब ज़रूरत होती तब वो मार्केट में जाके इसको सेल करते थे। देखिए 4 प्रोसेस हैं, ये मेथड है आपके फार्मिंग के, मैं आपको बताता हूँ। ग्रोइंग, पहले खेत की जुताई करना, मिट्टी को मैशअप करना, मतलब ऊपरी लेयर और अंदर की लेयर को मिक्स करना, ठीक है। इरिगेशन, पानी लगाना, पानी लगाने का जो सोर्सेस होते थे वेल, कुएँ वगैरह, टैंक, ट्यूबवेल, और आजकल सरकार भी जैसे कि नाले खुदवा रही है, तो उनके थ्रू आप पानी लगा सकते हैं। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग में क्या है कि फसल जब आपकी पूरी कट के सूख जाती है तो उसको बीट करके उसके अनाज बाहर करना और छिलका अलग निकाल देना, ये प्रोसेस थ्रेसिंग होता है। विनोइंग में क्या है, बिल्कुल अलग तरीके से अनाज को अलग कर लेना और जितना भी वेस्टेज है उसको सारा हटा देना, ठीक है। तो ये ह्यूमन प्रोसेस भी है, मतलब इंसान भी करता था पहले, लेकिन आजकल मशीनों से भी हो रहा है। देखिए क्रॉप जो है प्लांट होते हैं, तो किस तरह से उनको आप जानते हैं, मतलब पहले उगाया जाता है, फिर उसको सींचा जाता है, धीमे धीमे जब वो बड़े होते हैं तो इन सब से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, सीरियल्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, मतलब प्लांट से ही ये तीनों चीज़ें हमें मिलती हैं। और आप समझ लीजिए कि जितना भी हमारा खाना हम खाते हैं मोस्ट ऑफ हमें प्लांट से ही मिलता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के जो क्रॉप्स हैं कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में उगाई जाती हैं, ठीक है। तो कुछ जो क्रॉप्स होती हैं उनको आप फूड क्रॉप और कैश क्रॉप की कैटेगरी में रख सकते हैं। फूड क्रॉप और कैश क्रॉप क्या है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। फूड क्रॉप हो जो इंसान अपनी ज़रूरत के लिए यूज़ करता है, मतलब अपने खाने की ज़रूरत के लिए यूज़ करता है, जिससे कि अपना, अपने परिवार का और बेच के लोगों का, दूसरों का पेट भर सके। तो इस तरह की जो फसल होती हैं जो पेट भरने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं, मतलब उगाई जाती हैं, सॉरी, उसको हम बोलते हैं फूड क्रॉप। फूड क्रॉप की बात करें तो देखिए जैसे कि राइस, मतलब आप देखते होंगे ज़्यादातर जो लोग हैं नॉर्थ ईस्ट पीपल, वो राइस खाना पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा जो राइस उगाया जाता है वो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सबसे ज़्यादा, मतलब इंडिया की वही स्टेट्स हैं जहाँ सबसे ज़्यादा राइस उगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका फूड क्रॉप वीट। वीट सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में उगाया जाता है। देखिए ये कहाँ मेनली होता है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। इसके साथ साथ मिलेट, मिलेट में क्या होता है, मतलब इसमें 2-3 फसल होती है, मतलब 2-3 ग्रेन होते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा और रागी, ठीक है। ये जो क्रॉप है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका में ज़्यादा उगाई जाती है। तो ये लीडिंग स्टेट्स से जो सबसे ज़्यादा इनको उगाते हैं। फिर पल्सेस, पल्सेस होती है हमारी, जैसे दाल, दाल की बात करें जैसे कि मूंग, मसूर और तूर, राजमा, ये जो है ड्राई सीड्स के नाम से भी आप इन्हें जानते हैं, मतलब ये प्लांट के ड्राई सीड्स ही होते हैं एक तरह से, और इनको पल्सेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पल्सेस भी लगभग भारत के लगभग सभी हिस्सों में उगाई जाती है। कैश क्रॉप, कैश क्रॉप क्या है, वो क्रॉप जो बेचने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं, उगाई जाती हैं, और उसको बेच के इंसान पैसा कमाता है, मतलब किसान पैसा कमाता है। तो ये मतलब पर्सनल यूज़ के लिए नहीं बनाती, ये प्रॉफिट के तौर पे बना है, मतलब उगाई जाती है। तो जिसमें कि आपके शुगर कैन, जूट और कॉटन है। आप पिक्चर देख सकते हैं, शुगर कैन गन्ना होता है, जूट जो आलू रखने वाली जो बोरियां होती है और जो रस्सी बनती है वो होती है, कॉटन जिससे रुई, जिसको हम रुई की तरह जानते हैं, ये शुगर कैन, ये सब जिससे चीनी बनती है, जैगरी और गुड़ बनता है, ठीक है ना। ये कहाँ पे उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटका और तमिलनाडु। इसके अलावा जूट की बात करें तो जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जूट का जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूज़ करते हैं हम सबसे ज़्यादा कुछ खास प्रोडक्ट बनाने में, जैसे कि कारपेट हो गया, ठीक है, बैग्स हो गया, रोप हो गया। तो ये सब
जूट से बनता है। ये सबसे ज़्यादा जूट कहाँ उगता है? असम, वेस्ट बंगाल, ये सबसे ज़्यादा यहाँ उगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉटन। देखिए कॉटन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्रॉप है और ये यूज़ करते हैं अलग अलग तरह के कपड़े बनाने, मतलब कपड़े बनाने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ उगाया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कुछ और प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम कुछ खास तरीके के प्रोडक्ट्स प्राप्त करने के लिए उगाते हैं, जिनमें से एक टी है। टी आप जानते हैं ये दुनिया में बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता है टी का। तो टी एक बेवरेज है, मतलब पी जाने वाली चीज़ है। तो टी का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है, इंडिया आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा टी उगाने वाले देशों में इंडिया का भी नाम है। तो सबसे ज़्यादा जो टी उगाई जाती है इंडिया में असम, वेस्ट बंगाल, नीलगिरी और तमिलनाडु में। इन 3 स्टेट में सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉफ़ी की। देखिए कॉफ़ी भी दुनिया में बहुत ज़्यादा सर्व की जाती है, लोग इसको पसंद करते हैं। तो इंडिया भी सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाने वाले देशों में इसका भी नाम है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी उगाती है इंडिया, वो इंडिया के केरला स्टेट्स में, कर्नाटका और तमिलनाडु। उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्पाइस। देखिए स्पाइस जो है एक मेन इंग्रेडिएंट है, मतलब खाना बनाने के लिए जो हमें सामान चाहिए होते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट मसाले होते हैं, क्योंकि मसालों से ही हमें टेस्ट मिलता है। इन मसालों की बात करें तो इनमें क्लोव, कार्डमम, पेपर, चिली, कोरिएंडर सीड, टर्मरिक, जिंजर आप जान सकते हैं, जैसे कि लौंग, ठीक है, इलायची, काली मिर्च, इसके अलावा धनिया, ठीक है ना, हल्दी, अदरक, ये इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं, ये मेन स्पाइसेस हैं जो उगाए जाते हैं, ठीक है। कुछ तो हमें प्लांट से मिल जाती हैं, कुछ उनके फ्लावर से मिलती है, कुछ उनके रूट से भी मिलते हैं ये स्पाइसेस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो स्पाइस इंडिया में उगाए जाते हैं, कहाँ उगाए जाते हैं? केरला, कर्नाटका। आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्पाइसेस इंडिया में मिलते हैं या उगाए जाते हैं वो यही उगाए जाते हैं। इसके बाद है ऑयल सीड, मतलब वो सीड जिनसे हमें ऑयल मिलता है, ठीक है। तो ऑयल सीड से हमें ऑयल मिलता है। ये ऑयल किस से, कौन कौन सी सीड है जिससे हमें ऑयल मिलता है? जिसमें ग्राउंडनट, ठीक है, कॉटन, मस्टर्ड, सीसम। ये जो मेन सीड है ये कहाँ उगाई जाती हैं? गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, असम। इनसे हमें ऑयल मिलता है जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ दूसरे ऑक्यूपेशंस भी हैं। इन ऑक्यूपेशंस में अगर हम बात करें, देखिए हॉर्टिकल्चर क्या है कि इसके अंदर वेजिटेबल, फ्रूट्स और फ्लावर का मतलब कल्टीवेशन किया जाता है। आप समझ जाइए कि इसमें सबसे ज़्यादा जो हम मतलब जो हमारी मेन फसल है उसमें एक तो सब्जियां, फूल और फल, इनकी खेती करना होता है, ठीक है। तो इंडिया ये तीनों ही बड़े पैमाने पे उगाता है। सबसे ज़्यादा इंडिया में जो फ्रूट्स उगाए जाते हैं उनमें मैंगो, बनाना और एप्पल। मैंगो हम सबसे ज़्यादा किस स्टेट्स में उगाते हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। बनानास की बात करें तो बनाना हम सबसे ज़्यादा कहाँ उगाए जाते हैं इंडिया के अंदर? केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। और एप्पल उगाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश और कश्मीर। आगे बात करें लाइव स्टॉक रियरिंग। तो लाइव स्टॉक रियरिंग क्या होता है? मतलब कुछ फार्मर्स अपनी आय के लिए डिपेंड होते हैं रियरिंग, मतलब जिसमें एनिमल्स को पालते हैं, जैसे कि काव, बफलो, ठीक है ना, या सीप, हैन, इन सबको पालना होता है। इसको पालते हैं जैसे कि इनको मतलब इनसे कुछ ऑब्टेन किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि काव और बफलो से मिल्क मिल जाता है, ठीक है ना, और हैन से एग मिल जाते हैं, डक्स वगैरह से एग मिल जाते हैं, और कुछ का मीट भी ये सेल करते हैं। तो ये भी एक तरह से किसानों की आय का एक स्रोत है, ठीक है, लाइव स्टॉक रियरिंग। आगे आपका फिशरीज में क्या होता है? देखिए इंडिया के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर कुछ स्टेट्स में फिशिंग भी की जाती है। ये सारी फिशेस हम मेन जो सी से ही पकड़ते हैं। इसके अलावा कुछ पॉन्ड वगैरह भी हैं बहुत बड़े बड़े कुछ स्टेट्स में, तो वहाँ पे सिर्फ फिशिंग ही की जाती है, और ये भी एक मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? मछलियों को पकड़ के भेजा जाता है और ये मछलियाँ आप कह सकते हैं फूड की तरह यूज़ की जाती हैं। तो इसको बेचने के पर्पज़ से जब हम इस काम को करते हैं, ठीक है, कमर्शियल पर्पज़ से, तब इसको फिशरीज़ कहा जाता है। तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो फिशरीज़ प्रोड्यूसिंग आप कह सकते हैं स्टेट है वो है केरला। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए
अगर इंडिया की बात करें तो इंडिपेंडेंट से पहले इंडिया के अंदर जो कृषि के सोर्सेज थे वो बहुत कम थे, लेकिन जैसे जैसे साल बदलते गए बढ़ते गए आगे, तो खेती में कुछ साइंटिफिक रिसर्च होने लगी और उनका यूज़ भी किया जाने लगा खेती में, जिससे क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन था फसल का वो बढ़ने लगा, ठीक है ना। पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी तो लोगों की डिमांड ज़्यादा हो गई, खाने की नीड ज़्यादा हो गई, इससे फिर जो लैंड था उसको खेती के लिए टर्न किया गया, एग्रीकल्चर के लिए उसे सूटेबल बनाया गया। ये दोनों तरह से फ़ायदे होगा, मतलब लोगों की ज़रूरतें भी पूरी कर रहा था और एक तरह से कहें तो इकोनॉमिकल वे में भी हेल्प कर रहा था देश को आगे बढ़ने की, ठीक है ना। खेती में समय समय पर मॉडर्न टेक्निक्स है वो यूज़ की जा सकती है बेटर प्रोडक्शन लेने के लिए। सबसे पहले जो चेंजेस हुए थे मतलब खेती में वो 1960 में हुए थे। तो इसमें क्या हुआ था कि बेटर क्वालिटी के जो सीड्स थे वो यूज़ किए गए। इसके अलावा कुछ टेक्निक मतलब मॉडर्न टेक्निक भी यूज़ की गई, ये आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न टेक्निक भी यूज़ की गई, ठीक है। जिनमें क्या था, जो एडवांस टूल्स थे फार्मिंग के, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री फार्मर्स इनको यूज़ करने लगे अपनी खेती बाड़ी में, जिससे क्या होने लगा कि फार्मिंग थोड़ी इजी भी हो गई इन टूल्स को यूज़ करने से, और अब ज़्यादा से ज़्यादा जगह को वो खेती के लिए यूज़ कर सकते थे और करने लगे। तो ये एक तरह से काफ़ी बड़ा चेंज लेकर आया, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ठीक है, एग्रीकल्चर ने एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड किया है लाखों लोगों को, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के स्टेप्स लेते हैं और अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है। और ये जो क्रॉप है सपोर्ट करती है इंडस्ट्रीज़ को, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है, जिससे कि वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को मतलब नए प्रोडक्ट में तब्दील कर देते हैं, बना देते हैं। जिनमें से जो आपकी मेन क्रॉप्स हैं जिनको काफ़ी बड़े पैमाने में प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, उनमें कॉटन, जूट, ठीक है ना, ये है। तो ये सारे कच्चे ही भेजे जाते हैं फैक्ट्रियों में, और फिर इनको मिल्स वगैरह में ये फैक्ट्रियाँ क्या करती हैं, कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस करती हैं और हमें बेचती हैं फिर, जिससे हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।